स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम भारतीय संविधान की मास्टर वीडियो की तीसरी श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और इसमें जो कुछ हमारे भाग शेष रह गए थे उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम भाग 12 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे अनुच्छेद 264 से लेकर के 281 तक दिया गया है और इसमें कुछ प्रकीर्ण वित्तीय प्रबंध भी दिए गए हैं, तो उनको हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम अनुच्छेद 264 की बात करते तो ये हमारा निर्वचन खंड इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 265 में जो है हमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना मिलता है। अनुच्छेद हमें 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियों के बारे में, राज्य के लेखे के बारे में मिलता है। अनुच्छेद 267 हमें बताता है कि जो आकस्मिकता निधि होती है जिससे कि कुछ भारित खर्चे को पूर्ण किया जाता है, उसके बारे में ये उपबंध देता है। और संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण जो है उसकी हमें जो एक क्रमबद्ध योजना मिलती है वो अनुच्छेद 268 में देखने को मिलती है। और 268 का जो का है पार्ट वो निश्चित कर दिया गया है। 269 की यदि हम बात करें तो संघ द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर का इसमें हमें देखने को मिलता है। 269 का जो है हमें अंतर्राज्यीय व्यापारिक व वाणिज्यिक के अनुक्रम में माल और सेवा का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 270 की यदि हम बात करें तो उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण के बारे में बताता है। 271 जो है कुछ शुल्कों और करों के संघ के प्रयोजनों के बारे में अभिभार के बारे में हमें बताता है। 272 जो है हमारा अनुच्छेद वो ओमिटेड कर दिया गया है फ़िलहाल तो। और 273 जो है वो जूट पर और जूट उत्पादों पर शुल्क निर्यात के अनुदान पर बताता है हमें। 274 जो है ऐसे कराधान जिसमें कि राज्य हितबद्ध और प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा के बारे में बताता है। 275 जो अनुच्छेद हमारा कुछ राज्यों को संघ में अनुदान देने की जो उनकी शक्तियां हैं उनके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 276 जो है वृत्तियों, व्यापारियों और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर बताता है। अनुच्छेद 277 जो है हमारा वो सेविंग्स हमें कैसे करनी है उनके बारे में बताता है। 278 जो है हमारा वो फ़िलहाल जो है निश्चित कर दिया गया है। 279 हमें शुद्ध आगम आदि की गणना को बारे में हमें जानकारी देता है कि जैसे हमारा जो नेट प्रोसीड्स होती है उनके बारे में हम कह सकते हैं जानकारी हमें इससे मिलती है। 279 का जो है माल और सेवा के कर परिषद के बारे में बताता है। और 280 जो है हमें उसमें वित्त आयोग का जो है गठन देखने को मिलता है। उसमें कुछ सिफारिशें हैं इसकी जो हमें अनुच्छेद 281 में मिलती हैं और काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक मतलब जो स्वतंत्र आयोग है वो वित्त आयोग के तौर पर ही काम करता है। उसके बाद 282 की बात करें हम तो हमें प्रकीर्ण तथा वित्तीय उपबंध देखने को मिलते हैं जिसमें संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए जाने वाले तथ्यों का वर्णन मिलता है। 283 जो है वो संचित निधियों पर, आकस्मिक निधियों पर और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि पर दिया जाता है। हमारी जो लेखा निधियाँ होती हैं इन पर जो हमारे कुछ संवैधानिक पद दिए गए हैं तो इनके जो वेतनमान हैं वो इन्हीं निधि पर ही भारित होते हैं। 284 की यदि हम बात करें तो लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों की इसमें जो है अभिरक्षा के बारे में बताया जाता है। 285 जो है संघ की संपत्ति के राज्य के कराधान से छूट के संबंधित में हमें बताता है। 286 जो है हमें माल में क्रय या विक्रय के कर अधिरोपण के बारे में, निबंधन के बारे में बताता है। और जो विद्युत करों में छूट दी जाती है उसकी हमें जो गणना है वो 287 के माध्यम से पता चलती है। 288 जो है जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान की कुछ दशाओं में छूट के बारे में बताता है। 289 जो है राज्यों की संपत्ति और आय के संघ के कराधान के छूट के बारे में बताता है। उसके बाद 290 की यदि हम बात करें तो कुल व्ययों और पेंशनों संबंध इसमें समायोजन के बारे में हमें देखने को मिलता है। 290 का की यदि हम बात करें तो कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय के बारे में मिलता है, यानी कि जो हमारा एनुअल पेमेंट होती है जैसे कुछ फंड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। 291 जो हमारा फ़िलहाल निश्चित कर दिया गया है। और अध्याय 2 की हम बात करें तो इसमें हमारा उधार लेना की बारे में बात करी गई, इसको बोरोइंग भी कहते हैं। 292 जो है वो भारत सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उधार लेना है उसके बारे में क्या क्या उसके विनिश्चय दिए गए हैं इसमें। 293 जो है राज्यों द्वारा उधार लेना पड़ता है जब उनका वित्त में कुछ संभावनाएं कम हो जाती हैं, तब यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
अध्याय 3 जो है हमारा संपत्ति संविदा अधिकार और दायित्व बाध्यताओं और वाद के बारे में बताता है, जिसके आधार पर 294 जो है कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों का मतलब होता है जो एसेट्स होते हैं हमारे, और अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार के बारे में बताता है। 295 की यदि हम बात करें तो अन्य दशाओं में संपत्तियों अस्तियों अधिकारों और दायित्वों की बाध्यताओं के बारे में हमें उत्तराधिकार के बारे में बताता है। 296 जो है राजगामी या व्यवगत स्वामीहीन होने पर प्रत्योतभूत संपत्ति के बारे में बताता है। उसके बाद जो हमारा 297 है वो राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या फिर महाद्वीपीय मग्न तट भूमि के मूल्यवान और चीज़ों की आर्थिक स्रोतों पर निर्भर बताता है। जैसा कि यदि हम बात करें तो भारत की कुछ आंतरिक सीमाएं हैं, उसके बाद कुछ स्टेट से भी जो अदर देश हैं उनसे भी बॉर्डर लगती है, और जो भारत का जलमग्न क्षेत्र है, समुद्री तटीय क्षेत्र है, उससे भी भारत की सीमाएं साझा होती है, तो उन पर जो कर लगता होगा उनके बारे में यहाँ पर उपबंधित हमें किया गया है। तो आगे बात करते हैं। 298 में व्यापार करने में आदि की शक्ति दी गई है। 299 में संविधाएं दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। 300 में जो है वाद और कार्रवाइयों के बारे में बताया गया, जैसे कुछ हम वाद दाखिल करते हैं किसी के खिलाफ तो उनके बारे में किस तरह से कार्रवाइयाँ हम कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। अध्याय 4 जो है हमारा संपत्ति का अधिकार है, उस पर बेस्ड है पूरा ये। तो 300 काम है जो है हमारा विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित किया जाना है। भाग 13 जो है हमारा भारत के राज्य क्षेत्रों के और भीतर व्यापार वाणिज्य के समागम के बारे में हमें बताता है। इसके आधार पर 301 जो है व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 302 जो है हमारा व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की क्या क्या शक्तियाँ हैं उनके बारे में वर्णन करता है। 303 जो है हमारा व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंध के बारे में बताता है। 304 जो है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य के समागम पर निर्बंध हैं, तो इनके बारे में वो चर्चा करता है। 305 जो है विद्यमान विधियों के और राज्य के एकाधिकार के उपबंध में आने वाली विधियों की व्याप्ति के बारे में हमें बताता है। 306 जो है हमारा वो फ़िलहाल निरसित कर दिया गया है। 307 में है अनुच्छेद 301 से 304 तक के प्रयोजनों में कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्तियां के बारे में ये हमें जानकारी देता है। भाग 14 की बात करें तो संघ राज्यों के अधीन सेवाएं इनके बारे में दिया गया है, तो इनके भी जो निर्वचन खंड है यानी कि इंटरप्रिटेशन है, इसके अंतर्गत यदि हम इसको थोड़ा सा विस्तृत उसमें देखें तो निर्वचन का मतलब यही है कि कुछ उसमें कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हमारी परिभाषाएं होती हैं जो उसमें हमारी डिफ़ाइन होती हैं। तो जब हम इनको डिटेल में करेंगे तो इनके अंदर समझेंगे कि और क्या क्या जो इसमें निर्वचन खंड है उनमें क्या क्या भाषा शैली है, क्या डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं। आगे बात करते हैं 309 की, तो इसमें संघ या राज्य की सेवाओं को करने वाले व्यक्तियों की भर्ती सेवाओं की शर्तें के बारे में दिया गया है। 310 जो है हमारा संघ और राज्य की सेवा वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में दिया गया है। 311 जो है हमारा संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युति यानी उनको पद से हटाया जाना और पद पंक्ति के अनुवत कार्य किया जाना है। 312 में जो है अखिल भारतीय सेवा में हमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है 312 का हमारा को सेवाओं में अधिकारियों की सेवाओं से शर्तों में परिवर्तन या उन्हें प्रोत्साहित करने की शक्ति मिलती है। 313 जो है हमारा ट्रांजिशनल प्रोविज़न यानी कि संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में बताता है। 314 जो है हमारा वो फ़िलहाल जो है निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर एक विशेषता है, जो अध्याय 2 है हमारा वो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। ये हमारा एक संवैधानिक निकाय है। और 315 जो है हमारा संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया गया है, तो उसके उपबंधों की जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति पदावधि है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का पद से हटाया जाना है, निलंबित किया जाना है। 318 में आयोग के सदस्यों के और कर्मचारी के सेवा कर्मियों के बारे में जानकारी मिलती है। 319 जो है हमारा आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्यों पर न रहने के पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध लगाता है। 320 जो है हमारा लोक सेवा आयोगों में कृत्य के बारे में बताता है। लोक सेवा आयोगों के जो कृत्य का विस्तार करने की शक्ति है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। लोक सेवा आयोगों का क्या व्यय है वो हमें 322 से पता चलता है। लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में यानी कि उनमें जो हमारे रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूँगा कि जो हमारे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो मुख्य सदस्य हैं आपको उनका नाम जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आगे बात करते हैं तो भाग 14 का में जो है हमें अधिकरण के बारे में पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि प्रशासनिक अधिकरण हमारा 323 का में है। 323 खा में जो है हमारा अन्य विषयों के लिए अधिकरण के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 15 जो है हमारा
निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित होने के बारे में बताता है। 325 जो हमारा धर्म, मूलवंश या जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या निर्वाचन से नामावली में सम्मिलित किए जाने वाले अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने वाले का दावा न किए जाने के बारे में बताता है। 326 जो है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का उपयोग के बारे में हमें बताता है। आगे बात करते हैं 327 की। तो 327 जो हमारा विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध की संसद की क्या शक्ति है उसके बारे में बताता है। उसके बाद बात करते हैं 328 की। तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के सदनों के उपबंध के करने में उस विधान शक्ति की क्या है उसके बारे में बताता है। 329 जो हमारा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में बताता है। 329 का जो है निषेध कर दिया गया है। भाग 16 पे आते हैं हम। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 330 में जो है हमारा लोक सेवा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, इसके बारे में प्रावधानित किया गया है। 331 में जो है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। 332 अनुच्छेद जो है हमारा राज्यों की विधानसभाओं को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों स्थानों का आरक्षण के बारे में पता चलता है। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व के बारे में हमें देखने को मिलता है। 334 जो हमारा स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व में 60 वर्ष के पश्चात न रहने के बारे में पता चलता है। अनुच्छेद 335 जो है हमारा सेवाओं और पदों के अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों के दावों के बारे में पता चलता है। आगे हम बात करें यदि अनुच्छेद 336 की, तो कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष उपबंध के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। और आगे बात करते हैं तो जो हमारा अनुच्छेद 335 है उसमें सेवाओं और पदों के लिए जनजातियों की दावों के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे हमारा अनुच्छेद 337 जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के कुछ फ़ायदे और शैक्षिक अनुदानों के लिए कुछ विशेष उपबंध हमें यहाँ पर दिए गए हैं। 338 जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की हमें बारे में जानकारी देता है। 338 का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 में हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 339 जो है अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों के लिए जनजाति कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण के बारे में बताता है। 340 जो है हमारा पिछड़े वर्ग है उनके लिए दशाओं का अन्वेषण और उनकी आयोग की नियुक्तियों के बारे में बताता है। 341 जो है हमारा अनुसूचित जातियों के बारे में बताता है। 342 जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताता है। 342 का जो है सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं भाग 17 में, जो कि हमें जानकारी देता है कि राजभाषा का किस हिसाब पर संवैधानिक उपबंध है। तो इसमें अध्याय 1 में हम बात करें संघ की भाषा। तो संघ की राजभाषा क्या होगी उसके बारे में 343 में हमें पता चलता है। 344 जो है हमारा राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में बताता है। आगे हम बात करें तो 345 जो है राज्य की राजभाषाएं के बारे में हमें जानकारी देता है। उसके बाद जो है हमारा राज्य एक दूसरे राज्य में किसी भी राज्य संघ के बीच क्या पत्राधिकी यानी कि जो कम्युनिकेशन की भाषा है और राजभाषा, उसके बारे में 346 से पता चलता है। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली के संबंध में विशेष उपबंध में देखने को मिलते हैं। अध्याय 3 की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में आदि की क्या भाषा होगी उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। और 348 जो है हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है 349 में। 350 हमारा है जो अध्याय 4 से विशेष निर्देश के अंतर्गत आता है। इसमें व्यथा और निवारण के लिए अभ्यवेदन के प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में पता चलता है। 350 का जो हमारा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाएं की शिक्षाएं सुविधाएँ आती हैं। 350 का जो हमारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में बताता है। उसके बाद जो हमारा 350 खा जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का उपबंध के बारे में बताता है। 351 जो हमारा हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के बारे में बताता है हमें। भाग 18 में आते हैं तो कुछ आपातकालीन उपबंध हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 352 की बात करें तो आपात की उद्घोषणा है। 353 में हमें आपात की उद्घोषणा का प्रभाव देखने को मिलता है। 354 में जब आपात की उद्घोषणा में प्रवर्तन राज्यों में वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होने के बारे में बताता है। 355 जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा को संघ के कर्तव्य के बारे में बताता है।
तो यदि जब हमारा आपातकाल लगता है तो जो हमारी राज्य सरकार है उनकी पावर जो है वो एकदम शून्य हो जाती है। बाकी हमारा जो पूरा एक केंद्रीकृत ढांचा है उसका ही निर्माण होता है और वही सर्वोपरि शासन के अंतर्गत आता है। 355 में हमारा है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की राज्य की सुरक्षा संबंधी संघ का कर्तव्य क्या है हमारा। 356 में यदि हम बात करें तो राज्यों और संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध क्या है। उसके बाद 357 जो हमारा 356 के अधीन दी गई उद्घोषणा और विधायी शक्तियों के बारे में उसके बारे में बताता है। 358 में जो है आपात के दौरान अनुच्छेदों के उपबंधों का निलंबन के बारे में बताता है और आपात के दौरान भाग 3 में प्रदत्त प्रवर्तन का निलंबन करता है। उसके बाद जो हमारा 360 है वो वित्तीय आपात के बारे में हमें यहाँ पर उपबंध देखने को बताता है। आगे बात करते हैं तो 361 जो है हमारा भाग 19 के अंतर्गत आता है प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। इसमें जो हमें उपबंध देखने को मिलते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के कुछ राज्य प्रमुख का संरक्षण के बारे में हमें यहाँ पर देखने को दिया गया है। और आगे जो है इसमें 361 का में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों का प्रकाशन देखने को मिलता है। 361 खा में जो है लाभप्रद राजनीतिक पद की नियरता के बारे में हमें देखने को मिलता है। 362 निरसित कर दिया गया। 363 जो है कुछ संधियों करारों के उत्पन्न न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने की शक्ति के बारे में हमें बताता है। और 362 के बाद जो है हमारा 363 का जो है देशी राज्यों में शासकों को दी गई मान्यता संपत्ति की निजी शैलियों के बारे में बताता है। 364 जो हमारा महापत्तनों और जो हमारे जो कह सकते हैं एयर ड्रोम्स होते हैं उनके बारे में भवनी क्षेत्र के उपबंध के बारे में बताता है। उसके बाद जो है हमारा 365 संघ में द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन के लिए उनके प्रभावों को करने वाली असफलता का प्रभाव के बारे में बताता है। 366 में इसी पर आधारित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और 367 में जो है इसमें निर्वचन खंड दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भाग 20 की, तो जिसमें हमारा संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया दी गई है। भाग 21 में यदि हम बात करें तो संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिसमें राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव समवर्ती विषय के बारे में 235 में हमें देखने को मिलता है। 370 जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी उपबंध है, तो अब तो फिलहाल वो एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया है। 371 में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। 371 का जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध में देखने को मिलता है। 371 घा जो है हमारा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य के मध्य विशेष उपबंध बताता है। 371 अंगा जो है हमारा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। 371 चा जो है हमारा सिक्किम राज्य में संबंध और विशेष उपबंध बताता है। उसके बाद 371 छा जो है हमारा वो मिजोरम के लिए और संबंध में विशेष उपबंध करता है। तो जो हमारा ये है पूरा, इसको आप एक बार मानचित्र में देखिएगा तो आपको जो हमारे विशेष जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, इन सब के बारे में आपको एक उनकी भौगोलिक नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो आगे बात करते हैं तो 371 जहाँ जो है हमारा गोवा के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध बताता है। 371 यहाँ जो है हमारा कर्नाटक के संबंध में विशेष उपबंध बताता है। 372 जो है विद्वान विधियों को प्रबद्ध बने रहना और उनका अनुकूलन के बारे में बताता है। 372 खा में विधियों का अनुकूलन करने में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है उसके बारे में बताता है। 373 जो हमारा निवारक निरोध में की गई व्यक्तियों के संबंध में दशाओं का आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। उसके बाद जो हमारा 374 है फेडरल न्यायालय और उसके बारे में कुछ उपबंध प्राधिकारियों के अधिकारियों के कृत्यों के बारे में बताता है, उनके कार्य क्या होते हैं। 376 की यदि बात करें तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध देता है। और 377 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। आगे बात करते हैं 378 में तो लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध देता है। 378 का जो है हमारा आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध करता है। तो 369 से लेकर 391 तक के जो है ये निर्धारित कर दिए गए हैं। और 392 की यदि बात करें तो कठिनाइयों को दूर करने पर राष्ट्रपति की क्या शक्ति है उसके बारे में बताता है। भाग 22 की बात करें तो ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और हिंदी में प्राधिकृत और निरसन के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो इसी के आधार पर जो है 393 हमारा संक्षिप्त नाम है। 394 प्रारंभ के बारे में बताता है, हिंदी भाषा का एक प्राधिकृत पाठ है तो इसके बारे में बताता है। और 395 निरसन के बारे में बताता है। उसके बाद आती हैं हमारी अनुसूचियाँ, जैसे पहली अनुसूची है जिसमें राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में होता है। दूसरी जो अनुसूची हमारी भाग का राष्ट्रपति राज्यपालों के उपबंध के बारे में बताती है। भाग गा में इसमें लोक सेवा के सदस्यों के बारे में कुछ सभापति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और जो इसी तरह से हमारा भाग घा है उसमें उच्चतम न्यायालय के जो सूचियां हैं
न्यायाधीशों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। भाग अंगा जो है हमारा भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची में जो है हमारा शपथ और प्रतिज्ञान के जो अलग अलग हैं, जैसे हमारा MP हो गया या फिर जो लोकसभा के और वरिष्ठ अधिकारी हो गए, उन सब के जो शपथ और प्रतिज्ञान है उनके बारे में बताता है। चौथी अनुसूची जो हमारी राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में बताती है। पाँचवीं अनुसूची जो हमारी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण के उपबंध के बारे में बताती है। इसमें भाग का जो है साधारण है। भाग का अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में बताता है। भाग का जो है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग घ जो है हमारा अनुसूचित का जो संशोधन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। छठी अनुसूची की यदि हम बात करें तो हमारा जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, उन जनजातीय राज्यों के बारे में उपबंध देता है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 1 है, सूची है। सूची 2 हमारी राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य जो हैं दोनों ही को अपना एक क्या क्या विषय हैं उन पर वो कानून बना सकते हैं, उसकी शक्तियाँ प्रदान करी गई हैं। आठवीं अनुसूची जो हमारी भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिकरण है। 10वीं अनुसूची में हमारा दल परिवर्तन आधार के बारे में, नियंत्रणों के बारे में उपबंध दिया गया है। 11वीं अनुसूची में जो हमारा पंचायत राज्यों की शक्ति, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में दिया गया है। और जो हमारी 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि शक्तियों के प्राधिकार के बारे में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से हमने जो पूरा भारत का अपना संविधान था उसका एक संक्षिप्त सिंहावलोकन कर लिया है। और आप इसको 2 से 3 बार तक सुनिएगा तो आपको एक कम समय में और एक आसान भाषा में भारत का पूरा संविधान जो है वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे एजुकेशनल वर्ड के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मास्टर वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।